नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव ही नहीं, सुपर एक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में घूम घाम लिए, पंजाब भाई उनकी अपनी स्टेट है जहाँ पे उनकी पार्टी की सरकार है। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उन जगहों पे भी जा रहे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी का 2024 इलेक्शन में कोई स्टेक्स नहीं है, इंडिया गठबंधन की है। और उसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल लखनऊ भी आए थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति, इंडिया गठबंधन का जो हर दल है, वो अपने अपने हिसाब से 2024 के इलेक्शन को एड्रेस कर रहा है। मोटे तौर पे 90% उनकी कॉमन बातें हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का अलग अलग ढंग है। कांग्रेस पार्टी भाई सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का एक ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस के पास लीडर के रूप में उनको राहुल गांधी और खड़गे जी ये बेहतरीन लीडर मिले हुए हैं। प्रियंका गांधी के रूप में एक अच्छा वक्ता मिला हुआ है। और बात करने के लिए उनके पास न्याय पत्र है, उनका मैनिफेस्टो जो है रिटर्न में कुछ है, स्पेसिफिक है, क्या क्या करेंगे, 25 गारंटीज, ये सब चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने पीडीए का एक जो शुरू किया है, वो काफ़ी हद तक उसने वो वोटरों को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं पीडीए के मामले में। ममता बनर्जी अपना वेस्ट बंगाल में बंगाली अस्मिता पे चुनाव लड़ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम स्टैलिन की बात कर लें तो स्टैलिन जो मोदी जी का सनातनी, एंटी हिंदू, हिंदू ये सब जो करते हैं, उससे उनका फ़ायदा ही हो रहा है। इन सारे अपने अपने मुद्दों के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए ये आवश्यक था कि वो जब जेल से बाहर निकले तो उनका नैरेटिव क्या होगा। हालांकि जब एक संयुक्त रैली हुई थी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनकी पत्नी ने उनका संदेश पढ़ के सुनाया था, तो उन्होंने 6 गारंटीज़ की बात की थी। वो गारंटीज़ भी वही हैं। एक बस गारंटी ऐसी है जिसमें इंडिया गठबंधन से बाकी लोगों से नहीं, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है। लेकिन बाकी जो गारंटीज़ हैं, वो गरीबों को बिजली फ्री, शिक्षा, अच्छी हॉस्पिटल, ये सब अस्पताल, ये सब कॉमन है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल हाल के उसको मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई वो मोदी जी को ही मैच कर सकते हैं, मोदी जी को। लेकिन हाल के दिनों में बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो अपने काम पे वोट मांगता है, और काम पे ही वोट नहीं मांगता है। वो दिल्ली मॉडल को दिखा के वो पंजाब में भी सक्सेसफुल होता है, वो दिल्ली मॉडल दिखा के गुजरात में भी 15-16% वोट ले आते हैं। मैं इस सारी चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी बहुत प्रश्न हैं, इफ़ एंड बट्स हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में। लेकिन मॉडल तो है उनके पास, डेवलपमेंट तो किया है, और वोट भी डेवलपमेंट पे मांगा है। अब इन सब के बीच उन्होंने एक नए तरह से अपनी बात कही, और वो एक, जैसे मोदी जी को ये सेंस है कि जनता क्या सुनना चाहती है, क्या कहना चाहती है। राहुल गांधी का जो भाषण होता है, मैं हरदम उसको ये मानता हूँ कि उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है, वो एक बड़ी दृष्टि से चीज़ों को देखते रहते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब भी कोई गांव के नहीं हैं, लेकिन कम्युनिकेट वो बातें कर लेते हैं जो आम आदमी तक पहुंच जाए। जब वो लखनऊ आए, और उससे पहले भी वो सारी रैलीज़ में 4 मुख्य बिंदुओं पे अपने भाषण को, अपने वक्तव्य को फोकस कर रहे हैं। वो पहले कहते हैं कि ये जो चुनाव बीजेपी और मोदी जी का भी है, ये चुनाव मोदी जी के लिए नहीं है, ये अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं। और फिर वो उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं कैसे, मैं उस पर भी आऊँगा। पहले 4 बिंदु कह रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर ये जीत गए, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में इन्होंने उस पर बहुत एम्फेसिस किया कि अगर मोदी जी या बीजेपी जीत गई तो योगी जी को चीफ मिनिस्टर पद से 2 से 3 महीने के अंदर हटा देंगे। तो ये उस पर एम्फेसिस करते हैं। तीसरा वो कहते हैं कि अगर भाजपा जीत गई तो संविधान बदल देंगे, SC ST और OBC का जो आरक्षण है उसको समाप्त कर देंगे।
और चौथी बात वो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ जान लीजिए कि बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन है वो हार रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे उनके पास सारी सूचनाएं आ रही हैं, उसके अनुसार हार रहा है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो इस सिलसिले में अपनी बात कहते हैं। हालांकि उनके इस वक्तव्य से कुछ लोगों को ये था कि भाई वो ये क्यों कहते हैं मोदी जी जीत गए तो वो भाई इंडिया नहीं, वो उसमें मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं कि लोगों को अमित शाह का भी मुंह देखना का कार्यकलाप। गार्डियन की एक बड़ी स्टोरी है, मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह वो नेता हैं जिनको देख के डर पैदा होता है। और उसने लंबी स्टोरी की है जहाँ पे उसने हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर से लंबा सिलसिला है कि क्या क्या। लेकिन एक ऐसा नेता जिसको देख के प्यार, मोहब्बत, विश्वास, आदर, ये सब नहीं भावना आती, भावना आती है डर, जिसको देख के आप डरते हैं। बचपन में बिल्कुल ठीक से मुझे याद है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय एक बहरूपिया आते थे और उस बहरूपिया में एक सबसे जो प्रमुख, जिनसे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते थे, उनका नाम था काली माई। काली माई दिया सलाई भागो बच्चों आंधी आई। और कुछ ऐसा माना जाता था कि जब पानी नहीं बरस रहा है, जब वो नहीं हो रहा है, तो काली माई का कुछ लोगों को था। लेकिन उनको देख के बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये व्यक्तिगत अनुभव और झेले हुए के आधार पर बोल रहा हूँ। उसी तरह के अमित शाह जो हैं वो लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, ये उनके यूएसपी है। तो ये बिल्कुल अच्छा। अब वो फिर उसको समझाते हैं कि अमित शाह के लिए वो क्यों का वोट मांग रहे हैं। तो पहला तो ये कहते हैं कि भाई एक चीज़ मोदी जी ने खुद ही ये डिक्लेयर की है कि 75 साल की आयु के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से, मतलब चुनाव की पॉलिटिक्स से नेता को, बीजेपी के जो नेता हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे बड़े उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि यही कह के उन्होंने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का करियर खत्म किया था। और इस तरह के तमाम वो हैं, फिर सुमित्रा महाजन सबका नाम लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगले साल 17 सितंबर 2025 में मोदी जी 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, अगर वो बीजेपी जीत गई तो। और जब वो प्रधानमंत्री छोड़ देंगे तो उसके बाद कौन होगा। तो उस समय के जो प्रोबेबल लोग थे, जिनकी जो चीफ मिनिस्टर थे, अच्छे से सरकार चलाते थे, जिनका प्रभाव क्षेत्र था, जो मतलब इलेक्शन में भी प्रभावशाली थे, उसमें वो कहते हैं कि किसको किसको अमित शाह की बाधाएं दूर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह, फडणवीस, खट्टर, इन सबको हटा दिया गया है। अब वो कहते हैं कि केवल अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर पद के बीच में जो सबसे बड़ी और एक अकेली बाधा रह गई है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो ये समझाते हैं कि अमित शाह ने, जब ये मैंने बयान दिया तो अमित शाह ने दूसरे दिन बिल्कुल कहा कि नहीं मोदी जी ही रहेंगे और 75 के बाद भी रहेंगे और वही रहेंगे और अगले 10 साल रहेंगे 20 साल। उन्होंने कहा भाई ये तो हर एक आदमी कहता है, हर पार्टी के लोग ये कहेंगे, मेरे यहाँ भी कोई भी ये कहेगा कि नहीं आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। वो कहते हैं कि क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा कि वो रहेंगे? जिस व्यक्ति ने इस कानून को, इस परंपरा को लागू कराया है, वो कहते हैं मैं श्योर वो नहीं रहेंगे। उन्होंने लागू किया, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। क्या मोदी जी ने एक बार भी इस बात पे कहा कि नहीं मैं रहूंगा और ये कोई, मैं अमित शाह के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं? ये मोदी की गारंटी, कि उनका कहना है कि गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है, गारंटी अगले साल ही खत्म हो जा रही है, तो गारंटी किसकी होगी फिर? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये बार बार आ रहा है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, योगी जी को दो, और ये आज से नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से है कि योगी जी को, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अगर मोदी जी फिर से चुनाव जीत गए तो 4 जून क्या 5 जून को ही योगी जी हटा दिए जाएंगे। ये तो 2-3 महीने का समय दे रहे हैं। अब इनका कहना है कि इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं आई है, योगी जी हटा दिए जाएंगे जीतने के बाद, इस पे कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित शाह इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि नहीं ये रहेंगे ये रहेंगे। योगी जी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये अगर बीजेपी आ गई और वो हुआ तो हम, योगी जी ही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इससे भी डाउट होता है कि ये योगी जी को हटाने का भी एक, अब उसको आप प्लानिंग कर लीजिए, उस प्लानिंग का नाम षड्यंत्र बोल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो
वो साफ है। एक चीज और याद रखिएगा, मोदी जी ने जब अमित शाह का अभी चुनाव था तो एक लंबी चिट्ठी लिख के उनको बताया था क्या बढ़िया का आदमी है, विश्व के इतिहास इन्होंने रच दिया, भाजपा की इतनी मेंबरशिप कर दी, एज प्रेसिडेंट उनकी भूरी भूरी प्रशंसा, एज मंत्री उनकी प्रशंसा में पुल बांध दिए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो लेटर नहीं वसीयतनामा था। अच्छा, अब वो आ जाते हैं संविधान बदलने की बात पे। वो कहते हैं कि जैसे ही ये हल्ला मचाते हैं कि 400 पार 400 पार, उसका सबको पता है, वो सभी को है कि वो 400 पार के बाद रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि पिछले 75 वर्ष में ये घोषित नीति है बीजेपी की, आरएसएस की, जनसंघ की आरक्षण विरोधी हैं ये लोग। और ये बात इसलिए भी जायज़ लगती है कि अगर बीजेपी इन बातों को नहीं मानती है तो जिन लोगों ने ये जो 400 पार हम कर लेंगे तो संविधान बदल लेंगे, इस तरह के जो वक्तव्य दिए थे, इनके एमपी के कैंडिडेट हैं, इनके मंत्री हैं, इनके जो भी लोग, उनको आपने पार्टी से निकाला क्यों नहीं, उनको एक शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया? तो इससे भी पुष्टि होती है कि आप बिल्कुल इस मूड में हैं। अब ये कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का असेसमेंट है कि जो उनके पास रिपोर्ट आ रही है उसमें बीजेपी एनडीए 220 के आसपास रहेंगे। हम लोगों की भी रिपोर्ट है, हम 219 हम बोले थे लास्ट असेसमेंट जब था। अभी जरा 5वें चरण का चुनाव हो जाए तो इसको फिर रिव्यू करेंगे, लेकिन वो 220 के आसपास हैं जो उसमें ऐसे ही लगता है। और फिर वो अपील करते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को जिताइए क्योंकि संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन मैं इसको ख़त्म करूं उससे पहले मैं एक दो चीज़ें ज़रा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में बोलूँगा। अरविंद केजरीवाल जी का ये सब तो बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन उनको अपने ऊपर भी करना चाहिए। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज उनके पास 10 राज्यसभा के सांसद हैं और 1 लोकसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के जो उनके सांसद हैं संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, नाम सबने सुना हुआ है। एनडी गुप्ता का भी नाम कुछ लोग सुने होंगे क्योंकि उनका दूसरा टर्म है। ये अगर आपको याद हो, जब पहले टर्म में 16 में या 2018 में, जब भी 2018 में जब नया टर्म आया और ये हुआ कि नए राज्यसभा मेंबर जाएंगे, उसी समय कुमार विश्वास, आशुतोष, ये सब लोगों ने उस समय पार्टी भी छोड़ी थी क्योंकि ठीक बात थी, गुप्ता जी और किनको किनको इन्होंने वो बनाया था। और ये कहा गया था कि पार्टी को पैसे की जरूरत है, पैसे वाले लोग हैं इसलिए इनको लाए। ये 3 लोग तो मान लीजिए दिल्ली के हो गए, संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल। इसके अलावा 7 राज्यसभा मेंबर इनके पंजाब के कोटे से हैं। अब मैं उसमें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज इलेक्शन है, इनके बड़े नेता इवन केजरीवाल तक जेल चले गए हैं। आपने इन लोगों का कोई नाम सुना? हरभजन सिंह 10 अप्रैल 22 से राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। कोई स्टेटमेंट आया, कहीं प्रचार करते हुए देखा? अगर देखा हो तो मुझे ये बताइएगा। राघव चड्ढा चले गए हैं विदेश इलेक्शन से जस्ट पहले, ये गिरफ्तार हो गए हैं। आपने राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा है उनकी आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं, लेकिन 2 महीना हो गया, आंख का ऑपरेशन हुआ है, कोई मुंह का ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। तो राघव चड्ढा कहाँ है, कौन सी डील हुई है, कैसे हुई है, ये काफ़ी कुछ अब लोगों को पता लग रहा है। संदीप पाठक, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये जो संदीप पाठक साहब हैं, ये इन सारे लोगों में इनको मैं ठीक इसलिए मानता हूँ कि भाई IIT में प्रोफेसर रहे हैं, आम आदमी और पार्टी से बहुत लंबे समय तक जुड़े हैं, कुछ राज्यों के प्रभारी हैं, ठीक है। ये अशोक मित्तल जी, लवली यूनिवर्सिटी है पंजाब में, लवली यूनिवर्सिटी को जो भी फौज का व्यक्ति है वो लवली मतलब अब वो हलवाई बोले या स्वीट वाला बोले, लवली मिठाई वाले को जानता है। फौज का सबसे बड़ा मिठाई का सप्लायर लवली जी, यही अशोक मित्तल साहब हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना ली है। अब उस यूनिवर्सिटी के मतलब वो ठीक है, आपका वो कारोबार है, लेकिन आपने लवली जी के या अशोक मित्तल जी को कितनी जगह भाषण देते हुए या वोट मांगते हुए सुना? एक संजीव अरोड़ा जी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कहीं सुना है इनका? बलबीर सिंह सीचेवाला हैं, बलबीर सिंह सीचेवाल जो हैं वो इको बाबा के नाम से जाना जाते हैं, सिख हैं। और एक विक्रमजीत सिंह
साहनी है, विक्रमजीत सिंह साहनी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के। इनके बहुत से वीडियो आपने देखे, सिर्फ सरदारों की कुछ सभा करते हैं पंजाबी स्पीकिंग, और कुछ इंटरनेशनल फोरम और साउथ अफ्रीका के क्या हैं मतलब पॉलिटिकल आदमी नहीं है। इधर ही हम मनमोहन सिंह की भी वाह वाह, उनकी भी वाह वाह, सबकी वाह वाही वाले हैं। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मतलब आप अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा ही जाएगा कि भाई आपने 7 सांसद बनाए पंजाब से, और उनका क्या रोल था, क्यों बनाए गए? मतलब कोई रोल डिफाइंड होता ना कि उनको बनाने से ये फ़ायदा, उनको बनाना क्यों बनाया, पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए भी पूछना आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कोई अपने घर की ज़मीन उनको नहीं लिख दी है। अरविंद केजरीवाल साहब ने जो पीपल्स मैंडेट है, जिसकी वजह से उनके पूर्ण बहुमत आया और ब्रूट मेजॉरिटी आई, वो तो जवाब मांगने की हकदार है। तो उसको भी तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आप ये हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जैसे लोगों को आप इतना आगे बढ़ावा आपने दे दिया, लेकिन वो पार्टी के किस काम के हैं। फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के आने से इंडिया गठबंधन को एक नई ऊर्जा मिली है। हर एक के अलग अलग वो हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में आमने सामने लड़ना पड़ रहा है, तो ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि एक मैच्योरिटी सब इंडिया गठबंधन के सारे पार्टनर्स में आ गई है कि वो आपस में अब एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ चुके हैं। तो फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल साहब 1 जून तक कहाँ कितनी भाषण के द्वारा अपनी बात से लोगों तक पहुँच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दिल्ली और पूरा हरियाणा पे इलेक्शन होना बाकी है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।